हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे जीएसटी में डीलर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ डीलर। डीलर कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, ध्यान रखिए। सबसे पहले इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था जीएसटी रजिस्ट्रेशन। क्या पढ़े थे हम लोग? जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कि हमको अपना बिजनेस जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन कब कराना होगा हमने आपको मैंडेटरी फिट बताया, याद है ना। और जो नॉर्मल वैसे देखे, अगर जो अदर कैटेगरी में है तो सबसे पहले हमने बताया था, और स्पेशल कैटेगरी में है तो 20 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20 लाख। और अगर जो अदर स्टेट में है तो कितना होना चाहिए? 40 लाख होना चाहिए। तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, समझे ना। हाँ, उसके बाद से हम इसमें बताए थे कुछ अलग फील्ड भी बताए थे, कि अगर जो आप टैक्सेबल इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, कोई ऐसा गुड्स बेच रहे जिस पर टैक्स लगा हुआ है और आप इंटर स्टेट अपने स्टेट के बाहर से कर रहे हैं, तो आपको बिजनेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एजेंट के बाद टैक्सेबल करेंगे तो भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। और अगर जो नॉन रेजिडेंस होंगे तो भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये तो क्लियर है ना। यानी कि रजिस्ट्रेशन तो कराना होगा, लेकिन जब आगे आएंगे तो वही रजिस्ट्रेशन दो टाइप में बढ़ जाएगा। कितने टाइप में? और आखिर डीलर को दो भाग में बांटा क्यों गया? समझिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए। और जो पूछा जाए कि आखिर जो डीलर्स होते हैं, डीलर्स को दो भाग में बांटा गया, लेकिन क्यों बांटा गया? बिल्कुल सिंपल हम ये जवाब देंगे कि जीएसटी के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए डीलर को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों। कौन कौन? कंपोजिशन और रेगुलर। इनके रेगुलर या तो कंपोजिशन। क्या इसमें सबसे पहले कह रहा है, टाइप्स ऑफ डीलर में डीलर को एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के आधार पर निम्नलिखित दो भागों में बांटा। तो जैसे उनका टर्नओवर होगा ना, उसके आधार पे कितने भागों में बांटा गया? अगर समझ लीजिए, जब नोट्स बना तो उस समय 1 करोड़। आज समझे ना, 2023 में करेक्शन हुआ है, इसको बढ़ा करके 1.5 करोड़ कर दिया। आज समझे ना, इसको नोट कर लिया, कितना हो जाएगा? 1 दशमलव। अब चलिए, अब आगे समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है रेगुलर डीलर। सबसे पहले क्या कह रहा है? रेगुलर डीलर। और दूसरा कंपोजिशन डीलर। हाँ, अब ये आगे बताने से पहले समझ लीजिए, आखिर जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने का मतलब क्या? हमने पहले बताया ना, डीलर अगर जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और गुड्स बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, तो आप डीलर कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? हाँ, इस तरह के बिजनेस होते हैं, उसमें जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है वही डीलर होगा ना। ट्रेडर डीलर सभी होगा। फैक्चरिंग को आप डीलर, हाँ डीलर वो भी बिजनेस, वो भी कहलाएगा। बिजनेसमैन है तो डीलर से वो भी कहलाएगा ना। सामान का डीलिंग वो भी तो करता है ना। आया समझे ना। जो सर्विसेज वाला वो सर्विस का डील करता है। आया समझे ना। अब सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे। हाँ, एक नाम तो आप लोग सुने होंगे, ईटा डीलर। सुने होंगे ना, ईटा डीलर। एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें है नहीं, एग्जांपल ले रहे हैं। अगर वो क्या करता है, मिट्टी को और पानी को मिला कर एक ईंट तैयार करता है, मैन्युफैक्चर हुआ ना। लेकिन वो ईंट को बेचता भी है। मैन्युफैक्चर काम हो ये बनाना और फिर सेल करना, उसको डीलर बोलते हैं। समझे ना। ठीक उसी प्रकार से मैन्युफैक्चरर है, अगर जो अलग अलग रॉ मटेरियल्स लेकर एक नया गुड्स बना रहा है, ताकि वो बेचेगा ना। और जो भी अगर जो मॉनेटरी है लिमिटेशन पार कर गया, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना। और जो जीएसटी में आ गया तो समझिए वो डीलर ही कहा जाए। क्या कहा जाएगा? तो चाहे वो सर्विसेज का हो, चाहे ट्रेडिंग का हो, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग। आया समझे ना। हाँ, आगे समझिए कि जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने का मतलब क्या है। जहाँ पे 100 लोग एक साथ जाए काम कराने के, और जहाँ पे 50-50 लोग जाए काम कराने के। 50 लोग एक बार और 50 लोग एक बार। तो काम फास्ट कहाँ पे होगा? 50 वाला ही होगा ना। क्योंकि 50 एक बार गए, वहां पे ज्यादा करने फटाफट करके इनको दे दी, ये लोग चले गए, फिर 50 वाले लोग चले गए। आसान रहेगा ना। लेकिन 100 लोग एक ही बार जाकर जब भीड़ लगा देंगे, नहीं पहले मेरा तो पहले मेरा, तो वहां टाइम टाइम लगेगा ना। ठीक उसी प्रकार से अगर जो हम ये मान ले कि इन दोनों को अलग अलग नहीं बांटा गया हो, तो ये दोनों लोग एक साथ जाते टैक्स पे कर लेंगे, तो गवर्नमेंट को टाइम वेट करना पड़ता है। समझे ना। इन्हीं दोनों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, कि अगर जो कंपोजिशन है तो क्वार्टरली या मंथली में आएंगे, और अगर जो रेगुलर है तो सिर्फ एक कंडीशन है। आया समझे ना। हाँ, इसीलिए डिवाइड कर देगा रेगुलर और कंपोजिशन। तो बांटने का आधार क्या था? तो टर्नओवर। क्या था? टर्न। हाँ, यदि आपका बिजनेस 40 लाख पार कर गया तो आपको जीएसटी में आना हो।
इसमें आना होगा जीएसटी। अब आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर जो आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक हुआ तो आपको किस में रहना होगा? रेगुलर डीलर। अब यही सबसे पहले हमको जानना है कि रेगुलर डीलर क्या कह रहा। ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़, यानी कि आप 1.5 बना लीजिएगा, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए से क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर जो आप एक साल में 1.5 करोड़ से अधिक रुपए का टर्नओवर कर लेते हैं, खरीद देते हैं और बेच लेते हैं, तो आपको किसमें रहना होगा? यार उन्हें अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी के रेगुलर स्कीम में कराना होगा। किस स्कीम में कराना होगा? जीएसटी के रेगुलर स्कीम। जो आगे कह रहा है, ऐसे डीलर्स को अपना टैक्स मंथली या तो क्वार्टरली जमा करना, कि जो भी अगर जो रेगुलर में आ गए तो जब वो अपना पेमेंट करने जाएंगे जीएसटी रिटर्न करने जाएंगे, या तो मंथली जमा करेंगे या तो क्या करेंगे? क्वार्टरली जमा। क्वार्टरली को तो पता है ना, 3 मंथ में एक बार, 3 मंथ में कितनी बार? एक बार जमा करना। अब एक से और समझ लीजिएगा, काफी सब बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगुलर और कंपोजिशन क्या है, पता है क्या जवाब देते हैं? जब डेली का डेली जो परचेज सेल करे वो रेगुलर, और जो कभी कभी परचेज सेल करे वो कंपोजिशन। आप लोग यही जवाब देंगे ना? हाँ, इससे पहले 11 बजे वैसे दिन बताए थे, जिसने बताए थे कंपोजिशन और रेगुलर, उस दिन बोले तो कोई ये जवाब नहीं देगा, और अगले दिन पूछे सब वही जवाब दे। हाँ, याद रखिएगा, रेगुलर क्या होगा? जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक होगा वो रेगुलर है, और वही नीचे आएंगे तो जिनका 1.5 करोड़ से क्या होगा? कम होगा, वो क्या है? कंपोजिशन। फिलहाल अगर हम रेगुलर पढ़ रहे थे तो रेगुलर, हाँ ये समझ लीजिएगा, अगर जो रेगुलर है और टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक है तो उनको न चाहते हुए भी किसमें रहना होगा? रेगुलर डीलर में रहना होगा। लेकिन अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो कंपटीशन में रह सकते हैं और चाहे तो आप रेगुलर में भी जा सकते हैं। आज सुने ना, अगर टर्नओवर कम है तो आप जा भी सकते हैं रेगुलर में, ऐसा बाध्य नहीं है। लेकिन हाँ, जो अधिक है वो बाध्य है, उनको हमेशा से किसमें रहना होगा? रेगुलर में ही रहना। इतना क्लियर है ना? हाँ, जो देखिए आगे कह रहा है, ऐसे डीलर्स को अपना टैक्स कब जमा करना होगा? मंथली या तो क्वार्टरली जमा करना होगा। और कह रहा है ऐसे डीलर्स को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग करना होगा। कि अगर जो भी रेगुलर डीलर है ना, इन लोगों को टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। जो एक आगे बता रहा है कि जो 1 जनवरी 2021 से स्कीम के अंतर्गत क्वार्टर रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। कि अगर ये लोग चाहे तो 1 जनवरी को भी रिटर्न कर सकते हैं, तो 2021 नहीं वो बताएगा वहां पे, 1 जनवरी ले लेगा, 1 जनवरी को भी फाइल रिटर्न कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फार्मूला क्या है? तो देखिए, तो दिया है जीएसटी पेएबल बराबर टैक्स लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आप लोग पढ़े हैं टैक्स लायबिलिटी क्या है और आईटीसी क्या है? बताना तो नहीं है? ये बोले था आगे जब चलेंगे तो बताएंगे, नहीं याद रखिए, कई लोग अभी भी भूल जाते हैं। याद है ना? हाँ, बताओ टैक्स लायबिलिटी क्या है? अब समझ लीजिए आप कि जीएसटी कब पे करेंगे। देखिए, जीएसटी सबको पेमेंट करना होता है। आप लोग एक दिन एग्जाम्पल बताए थे कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर लेगा। कौन लेगा? मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से कौन लेगा? रिटेलर लेगा, और रिटेलर के बाद से कस्टमर। यही होगा ना? ये बताए थे ना? तो सपोज करिए अगर मैन्युफैक्चरर 100 रुपए का कोई सामान सेल कर रहा है तो कितना रुपया टैक्स ले रहा है? 5। तो ये जहां से सामान खरीदेगा उसको देगा, अगर आप खरीदेगा ना उसको दे देगा। लेकिन एक एग्जांपल हम समझ रहे हैं कि 5 रुपए डायरेक्टली किसको दे दिया? गवर्नमेंट को दे दिया। 5 रुपए डायरेक्टली किसको दे दिया? जो कि होलसेलर से 5 रुपए लिया और 5 रुपए किसको दे दिया? अब जो होलसेलर है ये कितना में खरीद के लाया है? 100 रुपए खरीद के लाया, 5 रुपए क्या दिया है? टैक्स दिया। क्योंकि यही तो दिया मैन्युफैक्चरर को ना। समझिए, मैन्युफैक्चरर किससे ये लिया है अमाउंट? होलसेलर से। होलसेलर ही अमाउंट दिया है ना। होलसेलर सामान कितने का खरीदा? 100 रुपए का, 5 रुपए क्या दे दिया? टैक्स दे दिया। मैन्युफैक्चरर बेचा कितने रुपए में? 100 में, और 5 रुपए टैक्स ले लिया। वही हमें आगे बता रहे हैं ना कि मैन्युफैक्चरर हम सामान खरीदे हैं उसका रेट वही लेंगे ना। तो होलसेलर कितना में खरीद के लाया है? हाँ, 100 रुपया गुड्स का दाम, 5 रुपए क्या है? अब ये होलसेलर जब रिटेलर से पैसा जब लेगा तो कहेगा देखिए हम मार्जिन रखेंगे, 120 रुपए बेचेंगे,
प्लस 6 रुपया क्या कलेक्ट कर लिया, टैक्स कलेक्ट कर लिया। अब ये तो 5 रुपया 6 रुपये इसको दे दिया है ना। अब उसके बाद से कस्टमर के पास आ जाते हैं। कस्टमर खरीदा कितने रुपए में, जब रिटेलर 120 में लाए तो उतना में नहीं देगा ना, उससे अधिक नहीं देगा। मान लेते हैं ये कस्टमर खरीदे 130 और जीएसटी दिया कितना, तो लास्ट में जीएसटी पेमेंट कितने किसने किया, कस्टमर ने कितने रुपए, 7। गवर्नमेंट के पास अभी कितना रुपया गया है, 5। बाकी का 2 रुपया कहाँ है, तो 1 रुपया होलसेलर के पास और 1 रुपया रिटेलर। आया समझे ना। तो अब यही दोनों जीएसटी पेमेंट करेंगे कैसे, तो जिसके लिए फार्मूला टैक्स लायबिलिटी में से आईटीसी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आप लोग पढ़े कि अगर जी खरीदते समय दिया 5 रुपया तो खरीदते समय जो होगा वो क्या होगा, आईटीसी, और बेचते समय यदि 6 रुपये ये लिया तो क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी। तो अब ये फार्मूला अपने ऊपर अप्लाई करेगा। इसका टैक्स लायबिलिटी कितना है, 6 रुपए, और माइनस ये अपना आईटीसी कितना दिया है, 5। कितना बचेगा, अब ये होलसेलर 1 रुपया पेमेंट करेगा किसको, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खाते में कितना रुपया गया, 6 हो गया है ना। अब रह गया 1 रुपया, वो कौन देगा, रिटेलर देगा। रिटेलर कैसे देगा, तो ये टैक्स कितना दिया है, 6 रुपया। तो जब परचेज करते समय दिया तो ये क्या होगा, आईटीसी, और सेल करते समय 7 रुपया लिया तो ये क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी। इतना क्लियर है ना। तो अब ये क्या करेगा, टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करेगा आईटीसी को, तो कितना होगा, 7 में से चला जाए कितना, अच्छा है कितना बचेगा, 1। अब 1 रुपया भी किसको पेमेंट करेगा, गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट के पास टोटल कितना अमाउंट गया था, 7। और टोटल 7 रुपया कितना कौन दिया था, दिख रहा है ना। और यही हमने बताया था इनडायरेक्ट भी है, जो गवर्नमेंट के पास 7 रुपया टोटल गया और दिया किसने है, कस्टमर ने ही दिया है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं दिया, किसी दूसरे के माध्यम से दिया। तो 5 रुपए एक ने दिया, 1 रुपया एक ने, और 1 रुपया। इतना क्लियर हो रहा है ना। फिलहाल यहाँ फार्मूला समझिएगा क्या, कि अगर जो जीएसटी पेमेंट करना होगा तो टैक्स लायबिलिटी में से घटाएंगे किसको, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन हाँ याद रखिएगा ये कंपोजिशन वालों के लिए नहीं है, इसके लिए है ये रेगुलर डीलर के लिए। कंपोजिशन क्या करते हैं, अपनी कमाई का 1% जमा करते हैं, जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। निर्धारित कितना जमा करना होगा, 1%। तो फिलहाल ये रेगुलर वाला समझा रहा है ना। फिर रेगुलर में कौन आएंगे, तो जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्या होगा, अधिक होगा, वो किसमें आएंगे, रेगुलर डीलर कहलाएंगे। और वो टैक्स पेमेंट करने के लिए या तो क्वार्टरली या तो मंथली जमा कर, या तो मंथली जमा कर या तो क्वार्टरली। और इनको जीएसटी पेमेंट करने के लिए फिर टैक्स लायबिलिटी में से किसको घटाना होगा, आईटीसी को। अब समझ लीजिए एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि आईटीसी क्या और टैक्स लायबिलिटीज क्या है। हमने आपको बताया था परचेज करते समय, क्या करते समय, परचेज करते समय यदि 100 रुपया गुड्स का रेट है और 5 रुपया आपने टैक्स पेमेंट किया है, तो यही 5 रुपया आपके लिए क्या कहलाएगा, आईटीसी कहलाएगा। क्योंकि कब दिए हम, परचेज करते समय जो अमाउंट हम पे किए वो क्या कहलाएगा, आईटीसी। और अगर जो सेल करते समय हम बेच रहे हैं 120 रुपए का, और अगर जो टैक्स हम कलेक्ट कर लिए कितना रुपए, हम कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो यह हमारे लिए क्या कहलाएगा, टैक्स लायबिलिटी का। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, टैक्स लायबिलिटीज में से और माइनस कर देना किसको, आईटीसी को। किसको माइनस करना है, आईटीसी को। तो यहाँ पर आपको देखिए आईटीसी कितना है, 5। टैक्स लायबिलिटी कितना है, माइनस, बराबर कितना बचेगा, 6 रुपया है ना। अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं कह रहा है, ये नहीं कह रहा है, यहाँ है, आ रहा समझे ना। तो अब टैक्स लायबिलिटी ये जीएसटी पेबल क्या समझा रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ये तो रहा किसका पार्ट, रेगुलर। अब दूसरा कह रहा क्या, कंपोजिशन। अब कह रहा ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम होगा। अभी 1 करोड़ के हम आप लोगों को करेक्शन कराएंगे, तो कितना होगा, 5। यानी कि 1.5 करोड़ रुपए से क्या होगा, कम होगा, तो अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में भी करा सकते। हाँ इनके लिए कोई कंडीशन यानी कोई बात नहीं है, इन्हें आप सिर्फ कंपोजिशन में रही। आज समझे ना, इनको लग रहा है कि नहीं 1 साल या 2 साल या 2 महीने 4 महीने के बाद
हमारा टर्नओवर बढ़ सकता है, हम रेगुलर में चले जाए, तो ये आसानी से रेगुलर में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इतना क्लियर है ना? हाँ, और आगे कह रहा है वास्तव में कंपोजिशन स्कीम को जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए किया गया। ये पहले ही बताया ना कि जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाना है, तो रेगुलर को कितने भाग में बांटा गया? कंपोजिशन और वो कह रहा है कंपोजिशन आखिर क्यों बनाया गया? तो जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए। जो कह रहा है इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाया गया कि कंपोजिशन में जो रहेगा ना उसके लिए नियम को फॉलो करना। क्या करना होगा? नियम को फॉलो करना होगा। क्या चीज? तो सबसे पहले कह रहा है ऐसे डीलर्स को अपने टर्नओवर का निर्धारित परसेंटेज, करंट रेट कितना है 1% ही टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पेमेंट, यानी गवर्नमेंट को जमा करना होगा। अब समझ लीजिए, जो रेगुलर में आएगा खरीदते समय अगर जो 5 रुपया टैक्स दे दिए और सेल करते समय 6 रुपया ले लिए, तो जो बचेगा एक्स्ट्रा वही पेमेंट करना हो, क्योंकि अपने पास से तो करेंगे नहीं। आया समझे ना? लेकिन जो भी ये कंपोजिशन में आएंगे तो जितना कमा लेंगे, एक साल में अगर जो 10 लाख कमा लिए तो 10 लाख रुपए का 1% निकालेंगे। आया समझे ना? 10 लाख का कितना निकालेंगे? 1%। अब वही 1% जो अमाउंट आएगा वही क्या करना होगा? गवर्नमेंट को पेमेंट करना। इतना क्लियर हो रहा है ना? 100 रुपये कमाए तो उसका 1%, यानी कितना भी कमा लें उसके लिए कितना परसेंट देना होगा? 1%। इतना क्लियर है ना? और अगला कह रहा है ऐसे डीलर्स को ना तो डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है और न ही टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए आवश्यक रूल्स और प्रोड्यूस फॉलो करना। अब समझ लीजिए, अगर जो आप रेगुलर में है तो आपको सारा डिटेल मेंटेन करके रखना होगा। क्या करना होगा? सारा डिटेल मेंटेन करके रखना होगा। पता है क्यों? कि आपने कितना में खरीदा है और कितना तक बेचा है, तो आप जीएसटी पेमेंट कर पाएंगे ना। लेकिन जो अगर जो कंपोजिशन में आएंगे उनको डिटेल मेंटेन करने का आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जितना कमाएंगे दिखा देंगे, हम इस महीने में 10 लाख नहीं 5 ही लाख कमाए, 5 लाख 1% जमा करें। आ समझे ना? इसलिए इनको रिकॉर्ड मेंटेन करने का आवश्यकता नहीं। और कह रहा है और न ही स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है और न ही सेल्स और परचेज इनवॉइस रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इनको ना ही सेल दिखाना पड़ेगा और ना ही परचेज दिखाना पड़ेगा। आ समझे ना? बस एक ही बार दिखा दे, देखिए इस साल जो है ना हम 1 लाख का टर्नओवर किए हैं, बाकी इनको दिखाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो रेगुलर में आएंगे वो दिखाएंगे कि गवर्नमेंट ने सेल 10,000 का किया है, हमने परचेज 5,000 का किया है, उसके ऊपर जो टैक्स आएगा वही आपको टैक्स पेमेंट करना। आ समझे ना? ये रूल किसके लिए फॉलो करना पड़ेगा? कंपोजिशन के। और कह रहा है ऐसे डीलर्स को केवल क्वार्टरली फाइल रिटर्न करना होता, और जो कंपोजिशन में रहेंगे कब जमा करेंगे? सिर्फ क्वार्टरली, यानी 3 मंथ एक ही बार करेंगे, मंथली जमा नहीं कर सकते। और आगे कह रहा है ऐसे डीलर्स को आईटीसी प्राप्त नहीं होता। आईटीसी प्राप्त होता समझ रहे हैं ना? क्या होगा? अगर जो परचेज करते समय जो टैक्स दे दिए हैं वो इनको मिलने वाला नहीं। रेगुलर में क्या था कि 5 रुपया टैक्स दे दिया है तो 6 रुपया कलेक्ट किया। आ रहा समझे ना? तो 5 रुपया अपने पास रख लेगा, जो एक्स्ट्रा बचेगा बस वही पेमेंट कर, यही करना पड़ेगा ना। लेकिन जो कंपोजिशन में आएंगे, अगर जो 5 रुपए का बेचे हैं तो 6 रुपया कलेक्ट किए। कितना रुपया? 6 रुपया। लेकिन याद रखिए इनको जीएसटी कलेक्ट करने का भी कोई अधिकार नहीं। जो कंपोजिशन में आएंगे जीएसटी कलेक्ट भी नहीं कर सकते। आगे देखिए दिया भी है ऐसे डीलर्स टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो टैक्स कलेक्ट करेंगे ही नहीं तो फिर पार्टिसिपेट प्राप्त कहां से? आ रहा समझे ना? अभी आगे हम पढ़ेंगे, जैसे देखिए इस जस्ट नीचे दिया है कंपैरिजन बिटवीन कंपोजिशन डीलर एंड रेगुलर डीलर। नीचे इसका हेडिंग दिया है, दोनों में कंपेयर करना हो। क्या करना होगा? तो आप हम बताएंगे इनका जीएसटी कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि जो कंपोजिशन में आएंगे ये टैक्स कभी कलेक्ट नहीं कर सकते। और हमारा बिजनेस जीएसटी रजिस्टर्ड है लेकिन कंपोजिशन में है तो आपसे कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो रहा है ना? रेगुलर क्या और कंपोजिशन के बता ले जाएंगे ना। रेगुलर क्या, तो डेली का ये ट्रांजैक्शन करेगा रेगुलर, ये होगा ना। क्या होगा फिर? जिनका टर्न ओवर 10.5% क्या होगा? अधिक होगा, वो किसमें आएंगे? रेगुलर में। और जिनका 10.5% कम होगा किसमें? कंपोजिशन।
रेगुलर को पेमेंट करना होगा तो टैक्स लायबिलिटी इन आईटीसी को क्या करना होगा, घटाना होगा। और अगर जो कंपोजिशन को पेमेंट करना हो जीएसटी तो टर्नओवर का कितना परसेंट, 1% जमा करना। आया समझे ना। कंपोजिशन के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं जिसमें हमने सबसे पहला बताया कि इनको कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई डिटेल मेंटेन करने की आवश्यकता। अगला हमने आपको बताया कि सेल और परचेज की एंट्री करने की इनको आवश्यकता नहीं है, और ना ये टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते और ना इनको आईटीसी प्राप्त होगा। तो देखिए कह रहा है ऐसे डीलर्स को आईटीसी प्राप्त नहीं होता है और ऐसे डीलर्स को टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार नहीं। आप लोग एक चीज कभी नोटिस किए होंगे, जब किसी आप बड़ी दुकान पे जाएंगे ना, एक छोटा सा सामान खरीदेंगे तो भी आपका बिल निकाल करके दिया आज समझे ना। और छोटी दुकान पे जाएंगे आप बहुत सारा सामान खरीदेंगे, जब कहेंगे तब आपको बिल मिलेगा, बिल नहीं। स्कैम कभी आप लोग जैसे शॉपिंग मॉल ले लीजिए, आप लोग जाते 10 रुपए का 100 रुपए कोई सामान खरीदेंगे ना, आपको प्रिंटेड इनवॉइस जरूर मिलेगा। ऐसे पता है क्यों? क्योंकि इनका जो बड़े बिजनेस का टर्नओवर अधिक है, उनको रिकॉर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता पड़े, और जो कंपोजिशन में उनका टर्नओवर थोड़ा सा कम है, फसल लो में रहेंगे, उनको रिकॉर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि उस मॉल का मतलब टर्नओवर 1.5 करोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो रेगुलर डीलर बना दिया। हाँ हो सकता है, हमने पहले ही बताया है कि अरे कम पोजीशन में है और वो कम पोजीशन वाला चाहे तो वो रेगुलर में भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो ये दिखा सकता है कुछ दिन बाद हमारा टर्नओवर बढ़ जाएगा, फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उससे बेहतर हम पहले ही करा। आ समझे ना। तो कंपोजिशन वाले पे कोई रोक नहीं है कि आप सिर्फ कंपोजिशन में ही रही, ये चाहे तो रेगुलर में भी जा सकते हैं। तो अगर रेगुलर में रजिस्टर्ड हो जाए तो रिकॉर्ड मेंटेन करना ही करना है, लेकिन रेगुलर में नहीं रहना है और जो कंपोजिशन में है उनको डिटेल मेंटेन करने की आवश्यकता। इतना क्लियर है ना। कंपोजिशन डीलर हम लोग सीधे भी तो कह सकते हैं, सीधे काम करते हैं मतलब कि वो बताने करने से कभी होता नहीं है, उनको डिसीजन रिपोर्ट हम समझ रहे हैं। जैसे सपोज कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस हो गया, सर्दी में उतना चलेगा नहीं, सीजन चलेगा, गर्मी का मौसम आएगा तो फ्रिज कूलर फैन ये सब बेचना होगा तो उसमें ज्यादा चलेगा। ऐसा नहीं, बस उनका टर्नओवर एक साल में उतना होना चाहिए। आया समझे ना। और कम इसको गवर्नमेंट को ये पता है कि अपना बिजनेस चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, बस आप ये बताइए कि एक साल में आप कितने का टर्नओवर कर रहे, रिकॉर्ड दिखा दीजिए बस। आया समझे ना। हाँ, और एक दिन और आप लोग बताए थे कि यही होता है कि अगर जो हम अपना टर्नओवर 5 करोड़ दिखा रहे हैं ना और हमारा टर्नओवर अधिक है, और अगर जो आते हैं टैक्स डिपार्टमेंट में जांच करने के लिए और जब जाकर पकड़े जाते हैं ना तो वही कहते हैं हाँ इनका दुकान तो बंद हो गया। अरे समझे ना। बाद में जब जुर्माना भरते हैं, जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब बिजनेस स्टार्ट होता है। नहीं तो अधिकांश लोग क्या करते हैं, एक तरफ से चेक करके दूसरी तरफ बंद करके फरार। आ समझे ना। लेकिन अगर आपका बिल सही है, आपका बिजनेस में भी रिकॉर्ड रजिस्टर पेमेंट कर रहे हैं, आप वहाँ बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आएंगे सब चेक करेंगे, सब चले जाएंगे, आपके ऊपर कोई वहाँ पे जुर्माना नहीं है। इतना क्लियर है ना। तो ये यहाँ तक आज आप लोग पढ़ के आइए, और इसके 10 आगे देखिए क्या दिया है। हाँ, कंपेरिजन बिटवीन कंपोजिशन डीलर एंड रेगुलर। हम लोग कंपेयर करेंगे आपकी रेगुलर डीलर में और कंपोजिशन डीलर में अंतर क्या है। आया समझे ना। क्योंकि यहाँ पर पर्चे दोनों कर रहे हैं, 25,000 ये भी और 25,000 ये 2500 है, जीरो एक बढ़ा लीजिएगा, टाइप नहीं हुआ, 25,000 है इसका कम, ये रेगुलर का। दोनों नहीं बढ़ाना, ये क्या बढ़ाना। हाँ रेगुलर वाले में तो वो 2.5 लाख हो जाएगा और ये रह जाएगा 25,000। इसको बढ़ा देंगे। हाँ तब इसको बढ़ा तो बढ़ाते हुए चले जाओ, इनफाइनाइट ले लो, अंधता तक इसका कोई अंत ही नहीं। फिर इतना समझा रहा है ना। तो अभी आज आप लोग पढ़ के आएंगे क्या, रेगुलर और कंप्लीट, और इन दोनों में कंपेयर करना, अगली क्लास में बताएंगे कंपेयर करना, कैसे कंपेयर कर। आज समझे ना। जिसमें जो रेगुलर होगा उसको आईटीसी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो कंपोजिशन होगा उसको कितना पेमेंट करना होगा, 1% अपने टर्नओवर का जमा करना। इतना क्लियर है ना। और जब ये हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इनवाइसिंग। इनवाइसिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉपी ऑफ इनवाइस, एचएसएन कोड, और एचएसएन कोड के बाद से रिटर्न, फिर हम लोग का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो, यानी कि हम लोग का प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है, आने वाला है।